नमस्कार दोस्तों, सृष्टि है इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग जो है एमसीक्यू सेशन को देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम इस संविधान सीरीज के तहत जो है सबसे पहले प्रत्येक चैप्टर का डिटेल में अध्ययन करते हैं और उसके बाद जो है उनका एमसीक्यूज लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आता हूं। तो कल हम लोगों ने संविधान के भाग 4 को डिटेल में देखा था। आज उसी का जो है एमसीक्यूज है, अर्थात जो है इसके तहत हम लोग जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनसे संबंधित जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखेंगे। तो आइए आज की सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के सीरीज में जो हम लोग क्या देखेंगे। तो इसमें देखेंगे एमसीक्यू, इनकी भाषा क्या होगी हिंदी, और ये लेक्चर नंबर 15 है। और इससे पहले मैंने 14 वीडियो पहले ही डाल रखा है, तो उसे जाकर जरूर देखिए। इसका लिंक आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबाइए, ठीक है, और लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो आइए आज के इस प्रश्न को देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में, या भाग 3 में, या भाग 4 में, या भाग 5 में? और आपको बताऊं, कल आपने देखा था इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भाग 4, क्योंकि इसी में जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है वो शामिल है। और इनको जो है शीर्षक दिया गया है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। इस प्रकार देखिए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांतों का जिक्र कहाँ है? हमारे संविधान के भाग 4 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि अनुच्छेद 33 से 36, ऑप्शन बी कह रहा है कि 34 से 48, ऑप्शन सी कह रहा है 36 से 51, ऑप्शन डी जो है 34 से 52। और आपने अभी देखा कि किस में है, तो हमारे संविधान के भाग 4 में 36 से 51 में है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो ग्रहण किए गए हैं, कहाँ से किए गए हैं, अर्थात कहाँ से लिया गया है इसे? ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, या फ्रांस के संविधान से? और कल आपने इसको डिटेल में देखा था, और इस वीडियो को कल अगर आपने देखा तो ये आप आंख मूंद कर मारेंगे, आयरलैंड के संविधान से हमने इसे लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन सी सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, या फिर ऑप्शन डी नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। और इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। आपने कल की डिटेल वाले वीडियो को अगर नहीं देखा है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले उसे जाकर देखिए और तब इस एमसीक्यूज को देखिए, तभी इनका जो है एक्चुअल बेनिफिट आपको पता चल पाएगा और आप अपना खुद का जो है एनालिसिस कर पाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक सिद्धांत ऑप्शन ए वाद योग है, ऑप्शन बी वाद योग नहीं है, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार है, ऑप्शन डी उपयोग में से कोई नहीं। और इसका जो उत्तर है जो कल मैंने आपको बताया था, ये वाद योग नहीं है, अर्थात न्यायालय का इसे संरक्षण प्राप्त नहीं है। अर्थात जब इसका उल्लंघन होता है तो अब जो है सरकार के खिलाफ, या जो इस नीति का जो है उल्लंघन करता है उसके खिलाफ जो है आप कोर्ट का जो है सहारा नहीं ले सकते हैं, केस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मूल अधिकारों के संदर्भ में आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत जो है हाई कोर्ट जाते हैं, केस करते हैं। इस तरीके से नीति निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में आप नहीं कर सकते हैं, अर्थात ये वाद योग नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन ए कह रहा है 18 में, ऑप्शन बी कह रहा है कि अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 41 में, ऑप्शन डी कह रहा है जो है ऑप्शन 46 में। और अगर कल का आपने क्लास किया है तो आपको क्लियर हो जाएगा, और इनसे पहले का भी आपने क्लास किया है मौलिक अधिकार वाला, तो आपको देखते ही ऑप्शन जो टिक लगेगा वो लगेगा ऑप्शन 41 वाला जो अनुच्छेद है, ऑप्शन सी उसमें। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अनुच्छेद 18 और 21 का संबंध भाग 4 से नहीं है, भाग 3 से है। और ये जो है हम लोग मौलिक अधिकारों के तहत इसका अध्ययन बहुत ही डिटेल में किया है, विश्लेषण के साथ भी और एमसीक्यूज में भी। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि 18 का संबंध किससे था? मौलिक अधिकार में आपने देखा था, तो 18 का जो संबंध था उपाधियों के अंत से था, 21 का संबंध जीवन के अधिकार से था, और 46 जो है इसका डीपीएसपी से संबंध तो है दोस्तों, लेकिन ये जो है वो किसके? एससी और एसटी वर्ग के जो समुदाय है उनके शिक्षा और धन संबंधी जो संरक्षण है और अभिवृद्धि है उनके लिए राज्य को निर्देश है। तो ये भी नहीं हो सकता, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा
क्या दोस्तों? ऑप्शन सी अनुच्छेद 41। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, और यही अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, उनकी बात आ गई तो आपको अगर कल का क्लास किया है तो याद आ जाना चाहिए अनुच्छेद 51। और अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। और इसी में कहा गया है कि जो राज्य है उनको अपने पड़ोसी देशों के साथ जो है जो मित्रता का संबंध है, मधुरता का संबंध है, उनको बनाए रखना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को जो है मजबूती प्रदान करने का जो है राज्य का दायित्व होना चाहिए, उनका कर्तव्य होना चाहिए। तो इसका भी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, और ये बात भी हमने कल पढ़ा था, समान कार्य के लिए समान वेतन, जहाँ पे मैंने बिहार के टीचर का भी जिक्र किया था कि जो है बिहार सरकार ने किस तरीके से जो है हाई कोर्ट में हाथ खड़ा कर दिया था। ठीक है, तो आपने अगर कल का वीडियो देखा है तो आपको याद होगा, और इसका जिक्र हमने बताया था आपको कि संविधान के अनुच्छेद 39 किसमें 39 घ में है दोस्तों। तो ये जो है 39 घ का संबंध किससे है? डीपीएसपी से है। तो इसका मतलब ये जो है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। और ध्यान रखिएगा ये 39 घ में है इसका जिक्र। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में जो है न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने की अलग करने की जो बात है वो कही गई है। और कल मैंने आपको ये भी बताया था ये किया गया है संविधान के अनुच्छेद 50 में, और इनका भी संबंध किससे है? तो डीपीएसपी से है। और इसमें जो है ये अनुच्छेद 50 का संबंध किससे है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है, इसलिए इसका भी उत्तर हो जाएगा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या उपयुक्त सभी। और इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये भी हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि आपको पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य है वो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। किस लोकतंत्र की? आर्थिक लोकतंत्र की जो है स्थापना करना है। ठीक है, और इसको जो है मजबूती प्रदान करना है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों की स्थापना, ऑप्शन बी गौवध पर प्रतिबंध, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, और ऑप्शन डी आय की असमानताओं को कम करने संबंधी जो प्रावधान है वो। तो यहाँ जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये समाजवादी जो प्रावधान है उनकी बात कर रहा है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है ग्राम पंचायतों की स्थापना जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को वो प्रायः समाजवादी माना जाता है, अर्थात ये जो है समाजवादी उद्देश्यों के तहत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित निर्देशक तत्वों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? वहाँ पे आपने देखा समाजवादी सिद्धांत, अब गांधीवादी सिद्धांत की बात कर रहा है ये। ऑप्शन ए कह रहा है कि श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, ये नहीं हो सकता। स्वशासन के प्रभावी एकलोक के रूप में ग्राम पंचायत का गठन देखते हैं अभी। ऑप्शन सी है पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कार्य, ये भी नहीं हो सकता। कार्यपालिका से न्यायपालिका, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वशासन के प्रभावी एकलोक के रूप में ग्राम पंचायत का गठन दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? और कल मैंने आपको बताया था अगर याद हो तो इकलौता राज्य है भारत में जहां जो है आपका कॉमन सिविल कोड लागू है, और वो है कौन? गोवा। ठीक है, और ये संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो कल मैंने आपको ये भी बताया था कि ये अनुच्छेद 44 में इसका जिक्र है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो ये की जाती है 14 वर्ष, क्योंकि आपको पता है कि अनुच्छेद जो संविधान का 45 है भाग 4 का, उसमें जो है पहले क्या था कि जो गार्जियन है या प्रतिपालक है उनको अपने बच्चे का जो है वो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है शिक्षा और उनका जो है देखभाल करना जो है वो गार्जियन का दायित्व होगा। लेकिन आपको पता है कि 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिनका जो है कल मैंने डिटेल में बताया था 2002 के द्वारा जो क्या किया गया, जो अनुच्छेद 45 था उनके भाषा में तब्दीली कर दिया गया, क्योंकि
जो है इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 21 को, और उसमें जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की जो है बात कही गई है, और यह एक मौलिक अधिकार बन गया है। इसलिए जो है अनुच्छेद 45 में जो है उनका भाषा चेंज करके यहाँ क्या कर दिया गया कि 6 वर्ष से नीचे, क्या 6 वर्ष से नीचे जो बच्चे होंगे उनका जो है देखभाल करना जो है 6 वर्ष से जो नीचे के बच्चे होंगे, नीचे की उम्र वाले बच्चे, उनका देखभाल और शिक्षा के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना किसका दायित्व होगा? ये गार्जियन का होगा। लेकिन उसमें जो है पहले 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की जो है शिक्षा की बात की गई थी, और अभी भी जो है इस अनुच्छेद से ये आशा स्पष्ट होता है कि इसमें जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। कितने वर्ष तक के या कितने आयु तक के बच्चों की? तो ये की जाती है 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ऑप्शन ए पूर्वोत्तर केंद्र जो है केंद्र सरकार के लिए है, जबकि उपरोक्त राज्यों के लिए है। ऑप्शन बी पूर्वोत्तर संविधान का अंश नहीं है, जबकि उपरोक्त है ऐसा नहीं है, ये दोनों संविधान का अंश है। ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। एकदम यही उत्तर होगा। अभी तो देखा आपने कि नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है, जबकि ये परिवर्तनीय है, अर्थात मूल अधिकार को न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है उसको संरक्षण प्राप्त नहीं है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन क्या? सी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है 39 को, जो आपने कल देखा था, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 39 ए। ठीक है, इसके बाद यहाँ जो है आपको पता ही होगा कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत से संबंधित है ये। उसके बाद जो है आपका 44 जो है वो सिविल संहिता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से जो है कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? और इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप उस सीरीज को देखते हैं, कल वाले वीडियो को, डिटेल वाले वीडियो को, तो आपसे जो है यहाँ जो है एक भी प्रश्न गलत होने का मतलब बनता ही नहीं। और ये सारे प्रश्न जो है दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इनको आप कर लेते हैं अगर सही सारे को सही कर लेते हैं सारे प्रश्नों को, तो आपको जो है बहुत सारे एग्जाम है जहां आपको इन्हीं प्रश्नों में से देखने को मिल जाएगा प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ ग्राम पंचायत की बात हो रही है दोस्तों, तो इसका जो जिक्र है हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है। ठीक है, और सबसे पहले मैंने बताया था कि 1959 ईस्वी में जो है ग्राम पंचायत का गठन कहाँ हुआ था? नागौर में। ठीक है, और कब हुआ था? तो ये 1959 में 2 अक्टूबर को। ठीक है, और किसके समय में? तो ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी के समय में, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? और अभी आपने पहले भी मैंने बताया था कि ये है अनुच्छेद 51। ठीक है, इसके बाद बात करें तो अगला प्रश्न जो है वो दोस्तों ये है कि इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए मद्य निषेध एकदम है। ये कहाँ जिक्र है इसका दोस्तों? इसका जिक्र है अनुच्छेद 47 में। इसके बाद जो है काम का अधिकार आपने अभी देखा, ये कहाँ है? 41 में। समान कार्य हेतु समान वेतन, ये कहाँ है? तो ये 39 ग में। इसके बाद में सूचना का अधिकार, तो इसका जिक्र जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों नहीं है, इसलिए जो इसका उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो जो है 2005 में एक अधिनियम के माध्यम से इसे लाया गया था, और इसका जो है संविधान में जिक्र नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? और मद्य निषेध जिस धारा में है उसी में होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात धारा जो है 47, उसमें मद्य निषेध की बात या शराब जो है उनकी बंदी की बात की गई है। और बिहार सरकार ने भी इसी अनुच्छेद को जो है देखते हुए, अपने कर्तव्य को देखते हुए बिहार में शराबबंदी लागू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया। यहाँ ध्यान रखिएगा, नहीं जोड़ा गया ही की बात कर रहा है। पहला है शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, दूसरा है कि समान न्याय तथा निःशुल्क जो है कानूनी सलाह, और तीसरा है सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, और चौथा है उद्योगों के प्रबंधन में जो है वो क्या करना, श्रमिकों की जो है भागीदारी। और यहाँ पे आपको गलत ढूंढना है, जिसको जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा नहीं गया था संविधान में, उसको ढूंढना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कि सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। इसका जिक्र आपको पता है किसमें है, अनुच्छेद 44 में है, संविधान के अनुच्छेद 44 में, और ये पहले से ही है और इसको जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा नहीं जोड़ा गया था। जबकि ऑप्शन ए, बी और सी में जो प्रावधान है, उन प्रावधानों को जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में स्थापित किया गया था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखते हैं, और ये है 22वां कि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए, स्वतंत्र न्यायपालिका पर। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है, न्यायालय द्वारा ये वादयोग नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, ये नहीं हो सकता। दूसरा है कि राष्ट्रपति की इच्छा पर, ये भी नहीं हो सकता। दूसरा सशक्त विपक्ष पर, इसका कोई भी मतलब नहीं है। और फिर जो है चौथा कि सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, बिल्कुल ये सही बात है कि सरकार के पास जो है संसाधन जो उपलब्ध होगा उसी के अकॉर्डिंग जब ये समर्थ होगा। तो आपने कल ही देखा था कि केटी शाह ने इसे एक ऐसा हुंडी कहा था कि जो जब योग होगा तब उनको क्या करेगा, उनको जो है भुगतान करेगा। इसलिए ये राज्यों के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक जो है वो कहा गया था। तो आपने कल देखा ही था, ये किसने कहा था, हमारे केटी शाह साहब ने कहा था। ठीक है, तो ये 23वां प्रश्न था, इसका उत्तर जो है दोस्तों डी हो जाएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी से जो है मोटिवेशन हमें मिलता है, और इतना मेहनत जो हम आप लोगों के लिए करते हैं वो मेहनत करने का जो जज्बा है वो मेरे अंदर आता है, क्योंकि आपको पता है कि इनसे जो है मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। बस ये मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, आप लोगों के स्नेह और प्यार के लिए करता हूं, और इतना तो मैं आपसे मांग ही सकता हूं कि इसे लाइक शेयर कीजिए, और इनको जो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्व को जो है मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए 26वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 43वां, या फिर ऑप्शन डी 52वां। और आपको बताऊं ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का जो विचार है वो पाया जाता है कहाँ पे, संविधान की प्रस्तावना में, या फिर मौलिक अधिकारों में, या फिर नीति निर्देशक तत्वों में, या फिर आपका डी कह रहा है कि ए सी दोनों, अर्थात संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों में। और आपको बताऊं इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों में जो है कल्याणकारी राज्य की जो बात है या अवधारणा है या विचार है वो देखने को मिलता है दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हमने कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया था और उनका जो है मैंने आपको डिटेल में यहाँ जो है उसका आंसर बताने का, उसका विश्लेषण करने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपने कल का जो इस चैप्टर का जो डिटेल वीडियो था उसको अगर आप देखते हैं और इस MCQs को उसके बाद करते हैं तो यकीन मानिए कि भारत का कोई भी एग्जाम हो, चाहे UPSC हो, BPSC हो, या फिर जो है जनरल कंपटीशन की एग्जाम हो, उसमें इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस आपसे छूटने नहीं पाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है फैलाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबाइए। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही। जब तक मैं नेक्स्ट सेशन लेकर प्रस्तुत होता हूँ तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और घर में रहिए, सेफ रहिए। यही मेरी ईश्वर से दुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।